हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। आज जो है मैं उसी पार्ट को लेकर आया हूँ जो गोलीय दर्पण आपको मैं पढ़ा रहा था, और गोलीय दर्पण का सूत्र मैंने आपको बता दिया था। तो जो गोलीय दर्पण का सूत्र होता है 1/f बराबर 1/u प्लस 1/v, जहाँ f फोकस दूरी होती है, u जो है वस्तु से दर्पण की दूरी होती है, और v जो है प्रतिबिंब से दर्पण की दूरी होती है। तो आज इसी पर एक सवाल हम लेकर आए हैं। एक 2 सेंटीमीटर वस्तु को 10 सेंटीमीटर फोकस वाली अवतल दर्पण से 15 सेंटीमीटर दूर पर स्थापित किया जाता है। ठीक है, तो प्रतिबिंब दर्पण से कितनी दूरी पर होगा, यानी इसमें भी पूछ रहा है। ठीक है, तो फार्मूला हम लोग का क्या होता है? फार्मूला होता है 1/f बराबर 1/u प्लस 1/v। ठीक है ना। तो हम लोग इस पर आते हैं। तो यहाँ u का मान कितना है? यहाँ u का मान है 15। ठीक, u का मान 15 प्लस 1/v, और यहाँ f का मान है 10। तो इधर आएगा माइनस होगा 1/10 माइनस 1/15 बराबर 1/v। तो ये लसा पहुँच जा रहा है इसका 30। ये हो जाएगा 3, ये हो जाएगा 2, 1/v। तो ये घटकर 1/30 बराबर 1/v। तो यहाँ v का मान आया 30, यानी 30 सेंटीमीटर होगा। तो दर्पण से और प्रतिबिंब के बीच की जो दूरी होगी वह दूरी होगी 30 सेंटीमीटर। तो इस फार्मूले पर इस टाइप के सवाल आपको रेलवे में पूछे जाते हैं। ठीक है, तो इस फार्मूले पर ज़रूर आप फोकस करेंगे। आते हैं एक और क्वेश्चन पर। एक क्वेश्चन और आपके लिए हम लेकर आए हैं। इसमें यह क्वेश्चन है, एक वस्तु एक दर्पण से 40 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी है। यदि उसका प्रतिबिंब दर्पण के दूसरे ओर 10 सेंटीमीटर पर बनता है तो दर्पण की फोकस दूरी कितनी होगी? ठीक है, तो एक वस्तु दर्पण के पीछे 40 सेंटीमीटर की दूरी पर एक दर्पण से 40 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा गया, यानी u जो है यहाँ पर u जो है साफ साफ बता रहा है कि u यहाँ पर 40 सेंटीमीटर है। यदि उसका प्रतिबिंब दर्पण के दूसरी ओर, ध्यान दीजिएगा, दर्पण के दूसरी ओर, तो जो उसका इमेज है दर्पण के दूसरी ओर बन रहा है। ठीक है, तो v जो है वो कितने सेंटीमीटर पर बन रहा है? 10 सेंटीमीटर पर बन रहा है। ठीक है, तो f निकालना है। ठीक है ना। तो फार्मूला जो हमारा नॉर्मली फार्मूला होता है 1/f बराबर 1/u प्लस 1/v। ठीक है, लेकिन यह प्रतिबिंब दर्पण के दूसरी तरफ बन रहा है, यानी यहाँ पर v जो है वो नेगेटिव होगा। ठीक है, अगर दर्पण के दूसरी तरफ अगर प्रतिबिंब बनता है तो v को हमेशा नेगेटिव लेते हैं। तो इसको हम तो थोड़ा चेंज कर सकते हैं, चिन्ह परिपाटी के अनुसार ये हो जाएगा। अब यहाँ पर रखेंगे 1/40 माइनस 1/10, लसअप होगा 40, ये हो गया 1 और ये हो गया 4, यानी माइनस 3/40। ठीक है, तो 1/f बराबर माइनस 3/40, तो f बराबर हो जाएगा आपका 40/3, ये माइनस रहेगा, तो f बराबर 13.33। ठीक है, माइनस में है, लेकिन यहाँ पर फोकस दूरी जो होगी वो 13.33 सेंटीमीटर होगी। ठीक है, तो
इस बात का इसमें ध्यान देना, इस सवाल हम आपके लिए इसलिए लाए हैं, इस बात का इसमें ध्यान देना है कि अगर प्रतिबिंब दर्पण के दूसरी तरफ बनता है तो वहाँ v जो है नेगेटिव हो जाता है। ठीक है, तो v को नेगेटिव करिएगा, तो v नेगेटिव होगा तो इतना आंसर आएगा। यदि आप v को पॉजिटिव कर देते तो आपका आंसर दूसरा आ जाता, जो कि रॉन्ग है, शायद आपका 8 आ जाए। ठीक है, तो यहाँ पर आंसर होगा 13.33 सेंटीमीटर। तो यह सवाल, उसके पहले वाला जो सवाल मैंने बताया बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इन दोनों सवालों पर ही आधारित प्रश्न आते रहते हैं। ठीक है, अच्छा चलिए अगले टॉपिक पर चलते हैं, इसको मिटा देते हैं। हमारा अगला टॉपिक है आवर्धन। आवर्धन 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 क्या है? ठीक है, तो प्रतिबिंब की जो लंबाई होती है और वस्तु की लंबाई, प्रतिबिंब की लंबाई और वस्तु की लंबाई का अनुपात ही आवर्धन कहलाता है। ठीक है, तो प्रतिबिंब की लंबाई और वस्तु का लंबाई का अनुपात ही आवर्धन कहलाता है, और इसे यम द्वारा प्रदर्शित करते हैं, और इसे यम द्वारा प्रदर्शित करते हैं। तो आप कह सकते हैं यम बराबर प्रतिबिंब की लंबाई, जिसे आप आई के हिसाब से कर सकते हैं, बटा में वस्तु की लंबाई, जिसे आप ओके कह सकते हैं। ठीक है, तो यह हो जाता है बराबर प्रतिबिंब की दूरी बटा में वस्तु की दूरी। तो ये फॉर्मूला बन जाता है प्रतिबिंब की दूरी बटा के वस्तु की दूरी। ठीक है, तो यहाँ से एक चीज़ निकल कर आता है कि यम बराबर आप कह सकते हो आई बटा के ओ, यानी प्रतिबिंब की लंबाई बटा के वस्तु की लंबाई, या आप कह सकते हो वी बटा के वी बटा के यू, आप वी बटा के यू भी कह सकते हो। ठीक है, तो आवर्धन क्या होता है? प्रतिबिंब की लंबाई और वस्तु की लंबाई का अनुपात को ही आवर्धन कहते हैं। इस पर एक सवाल देते हैं आपको। ठीक है, इस पर एक सवाल देखिएगा। सवाल है, यदि 3 सेंटीमीटर फोकस दूरी, 3 सेंटीमीटर फोकस दूरी का एक अवतल दर्पण वस्तु से 2 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा हो तो प्रतिबिंब का आवर्धन क्या होगा? ठीक है, तो 3 सेंटीमीटर फोकस की दूरी पर का एक अवतल दर्पण से वस्तु 2 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा गया है, वस्तु 2 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा गया है। ठीक है, तो प्रतिबिंब का आवर्धन क्या होगा? तो सबसे पहले हम लोग v निकालते हैं। ठीक है ना, तो v निकालते हैं, तो आप ये जानते हैं 1 बटा के f बराबर 1 बटा के u प्लस 1 बटा के v, तो 1 बटा के 3 और ये हो गया 1 बटा के 2 प्लस 1 बटा के v, तो 1 बटा के 3 माइनस 1 बटा के 2 और ये 1 बटा के v। ठीक, तो इसका लसअप हो जाएगा 6,
3 से भाग देंगे 2, और इससे भाग देंगे तो ये 3, ठीक। तो ये माइनस हो रहा है, तो -1/6 बराबर 1/k v, तो v बराबर 6 होगा, ठीक है, -6 होगा। हाँ, चूँकि ये प्रतिबिंब दर्पण के दूसरी तरफ बनेगा, इसलिए v का मान देखिए नेगेटिव आ रहा है। लेकिन इसमें पूछा क्या, आवर्धन यानी यम पूछा है, तो यम बराबर होता है v/k u, ठीक है। तो 6/k u कितना हमारा, u है 2, तो ये हो जाएगा 3, तो आवर्धन होगा 3, ठीक है। तो चूंकि ये अनुपात है, इसकी कोई इकाई नहीं होगी। ओके, तो इस टाइप के क्वेश्चंस मैं आपको बता दे रहा हूँ कि रेलवे में पूछे जाते हैं प्रायः, इसलिए मैंने सोचा कि आपको ये करा दिया जाए। अब अगले टॉपिक पर बात करेंगे। यहाँ तक हमारा गोलीय दर्पण था, और भी गोलीय दर्पण के और समतल दर्पण के, ठीक है, जितने भी फिजिक्स पे क्वेश्चंस होते हैं दर्पण के, वो सारे न्यूमेरिकल्स क्वेश्चंस के लिए एक अलग वीडियो है, वह अलग वीडियो मैं आपको जल्दी लेकर आऊँगा। फिलहाल मैं इसमें कुछ एग्जाम्पल आपके लिए दे दिया हूँ। अब हम लोग बात करते हैं प्रकाश का अपवर्तन। प्रकाश का अपवर्तन, प्रकाश के अपवर्तन के बारे में, यानी रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, प्रकाश का अपवर्तन क्या है, ठीक है, बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। प्रकाश का अपवर्तन क्या है, तो इसके पहले हम लोग प्रकाश का परावर्तन पढ़े थे, और प्रकाश के परावर्तन में हम लोग ये पढ़े थे, जब प्रकाश की कोई किरण किसी परावर्तक सतह से टकराती है तो पुनः उसी माध्यम में वापस लौट जाती है, तो ये घटना प्रकाश का परावर्तन कहलाती है, ठीक है। तो इसमें क्या हो रहा था, एक प्रकाश एक परावर्तक सतह से टकरा रही थी, और उस परावर्तक सतह के बाद वो नीचे नहीं जा पा रही थी, उसी माध्यम में वो वापस लौट जाती है। लेकिन प्रकाश का अपवर्तन क्या होता है कि जब कोई प्रकाश एक माध्यम से चलकर दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है, जब कोई प्रकाश एक माध्यम से चलकर दूसरे पारदर्शी माध्यम में प्रवेश करती है, तो वह अपने अविलंब से दूर भागती है, ठीक है, या तो उसके करीब जाएगी या उससे दूर भागेगी, ठीक, यानी वह सीधे ना जाकर अपने मार्ग से विचलित होती है। तो हम कह सकते हैं जब कोई प्रकाश की किरण एक पारदर्शक माध्यम से चलकर दूसरे पारदर्शक माध्यम में प्रवेश करती है, तो वह सीधे न जाकर अपने मार्ग से विचलित होती है और अपने अभिलंब की ओर या अपने अभिलंब से दूर भागती है। यही प्रकाशीय घटना प्रकाश का अपवर्तन कहलाती है। क्लियर हुआ? आइए इसको हम लोग डायग्राम के माध्यम से समझते हैं, ठीक है। मान लीजिए यह सन है, सूर्य, ठीक, और ये के माध्यम है हवा, ठीक, और ये पानी, ठीक। तो हवा हो गया विरल माध्यम, और पानी हो गया सघन माध्यम, ठीक, और ये हमारा अविलंब हो गया, ये हमारा अविलंब हो गया। तो जब प्रकाश की किरण किसी एक माध्यम से चलकर दूसरे माध्यम से प्रवेश करती है तो इसको सीधे जाना चाहिए, इसको क्या करना चाहिए, सीधे जाना चाहिए। लेकिन यह सीधे ना जाकर अपने अविलंब की ओर मुड़ जाती है, ये सीधे ना जाकर अपने अविलंब की ओर मुड़ जाती है। और यही प्रकाशीय घटना प्रकाश का अपवर्तन कहलाती है, ठीक है। यही प्रकाशीय घटना प्रकाश का अपवर्तन कहलाती है। तो ये जो कोण हो गया इसे हम लोग कहेंगे I, और हमारा ये जो कोण हो गया ये हो गया हमारा R, ठीक। तो एक बात और आप ध्यान दीजिएगा, जब प्रकाश की किरण किसी विरल माध्यम से चलकर सघन माध्यम में जाती है तो वह अविलंब की ओर मुड़ जाती है, ठीक है। इसी तरह से अगर मान लीजिए प्रकाश की किरण मान लीजिए ये प्रकाश की किरण यहाँ से निकल रही है और ये माध्यम सघन है, जैसे कांच, सघन माध्यम हो गया, हवा,
विरल माध्यम हो गया। ठीक, तो इसको भी ऐसे जाना चाहिए था, लेकिन यह नहीं जाती है। ये सघन माध्यम है कांच, ये विरल माध्यम है हवा है, तो ऐसे जाना चाहिए था। तो ये ऐसे ना जाकर अपने अविलंब से दूर मुड़ जाती है। ये हो गया आपका R, ये हो गया आपका I। ठीक है, तो परिभाषा यही निकल कर आती है, जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से चलकर दूसरे पारदर्शक माध्यम में प्रवेश करती है तो वह सीधे न जाकर अपने मार्ग से विचलित हो जाती है और वह अविलंब की ओर या अविलंब से दूर मुड़ती है। यह प्रकाशीय घटना प्रकाश का अपवर्तन कहलाती है। ठीक है, ये दो तरीक़ों से हो सकता है। जब प्रकाश किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाएगी तो वह अविलंब की ओर मुड़ेगी, और जब प्रकाश किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाएगी तो अविलंब से दूर मुड़ती है। ठीक है, तो इसको हम लोग कहेंगे। अच्छा, एक चीज़ और है, यहाँ जो प्रकाश जब विरल माध्यम से सघन माध्यम में आती है तो यहाँ प्रकाश की गति तीव्र होती है। यहाँ प्रकाश की गति तीव्र होगी। यहाँ प्रकाश की गति कम हो जाती है, और यहाँ जो है प्रकाश की गति तीव्र हो जाती है। ठीक है, तो इस चीज़ पर एक बार और ध्यान दे देते हैं। जब प्रकाश विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाता है तो प्रकाश की किरण अपने अविलंब की ओर मुड़ जाती है, और यहाँ पर प्रकाश की गति क्या होती है, कम हो जाती है। उसका जो वेग होता है वो कम हो जाएगा, और वो उसका ठीक यहाँ उल्टा होता है। जब प्रकाश किसी सघन माध्यम से विरल माध्यम पहुँचती है तो प्रकाश की गति क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। ठीक है, अब हम लोग बात करेंगे, इसमें कुछ एक नोट्स है, वो नोट्स भी आपको हम बता देते हैं। इसको मिटा दे रहे हैं। कुछ नोट्स मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं, उसको भी आप नोट कर लीजिएगा अपने नोटबुक में, और एक अच्छे से बना लीजिए। इसमें मैं आपको धीरे धीरे सब करा दूंगा। अपवर्तन क्रिया में जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो प्रकाश की चाल, तरंग दैर्घ्य और तीव्रता बदल जाती है। प्रकाश की चाल, तरंग दैर्घ्य और तीव्रता, ये तीनों बदल जाती है, उसकी आवृत्ति सिर्फ नहीं बदलती। तो ये बात ध्यान दीजिएगा, अपवर्तन की क्रिया में जब प्रकाश एक माध्यम से चलकर दूसरे माध्यम में प्रवेश करता है तो वहाँ पर तीन चीज़ें बदलती हैं, उसकी चाल, तरंग दैर्घ्य और उसकी तीव्रता। ये तीन चीज़ बदल जाती है। उसकी क्या नहीं बदलती है, आवृत्ति। तो प्रकाश की आवृत्ति नहीं बदलती है जब वो एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है, लेकिन उसकी चाल, तीव्रता और तरंग दैर्घ्य बदल जाती है। ठीक है, अच्छा एक चीज़ और है, अगर कोई पारदर्शक माध्यम में यह हवा हो गया विरल, और ये हो गया कांच या पानी सघन। ठीक, अगर कोई किरण ठीक है अविलंब के ठीक समानांतर गुजरती है तो उसके पथ में कोई परिवर्तन नहीं होता है, वो सीधे निकल जाती है, उसमें कोई विचलन नहीं होता है। तो ये दो बातें याद रखिएगा। पहला नोट्स जो हम आपको बताए हैं, अपवर्तन क्रिया में तीव्रता, गति और तरंग दैर्घ्य बदलता है, आवृत्ति नहीं बदलती। दूसरा नोट्स ये था कि अगर किरण अविलंब के समानांतर गुजरती है तो उसमें जो है कोई परिवर्तन नहीं होता है, कोई बदलाव नहीं होता है, वो अपने मार्ग से विचलित नहीं होती है। ठीक है, अब हम लोग बात करेंगे अपवर्तन के नियम का। अपवर्तन के नियम का तो पहला नियम है, आपतित किरण, अविलंब तथा अपवर्तित किरण तीनों एक ही तल में होते हैं। आपतित किरण जो किरण आ रही है वो आपतित किरण, अविलंब और अपवर्तित किरण तीनों एक ही तल में स्थित होते हैं। पहला नियम ये होता है, आपतित किरण, अविलंब और अपवर्तित किरण
तीनों एक ही तल में स्थित होते हैं। दूसरा ये नियम होता है आपतन कोण की ज्या और अपवर्तन कोण की ज्या एक निश्चित अनुपात में होते हैं। ठीक है, आपतन कोण की ज्या और अपवर्तन कोण की ज्या एक अनुपात में होते हैं, जिसे हम लोग एक नियतांक द्वारा स्थापित करते हैं। आपतन कोण की ज्या साइन आई, अपवर्तन कोण की ज्या साइन आर एक निश्चित अनुपात में होंगे, जिसे हम लोग म्यू कहेंगे। और ये म्यू क्या है? एक नियतांक है। ठीक है, एक नियतांक है। इस नियम को स्नेल्स ने लाया था, इसलिए इसे हम लोग स्नेल्स नियम भी कहते हैं। इस नियम को स्नेल्स नामक वैज्ञानिक ने लाया था, इसलिए हम लोग इसे स्नेल्स नियम भी कहते हैं। ठीक है, इस पे भी कुछ क्वेश्चंस आपको देखने को मिलते हैं, अपवर्तन पर भी। और ये जो नियतांक है, अपवर्तनांक इसे कहते हैं, इसे भी हम लोग कहेंगे। इसमें एक चीज़ आपको और बता दें, जैसे कि मैंने बताया कि ये जो नियम बताया था साइन आई और साइन आर बराबर म्यू, और ये हो गया नियतांक। ठीक है, नियतांक को पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम में अपवर्तनांक कहते हैं। ध्यान से सुनिएगा, नियतांक को पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक कहते हैं। यदि पहला माध्यम 1 हो और दूसरा माध्यम 2 हो, ठीक है, यदि पहला माध्यम 1 हो और दूसरा माध्यम 2 है तो अपवर्तनांक ऐसे लिखा जाएगा 1/2। अगर कहेंगे कि पहला माध्यम हवा हो और दूसरा माध्यम पानी हो तो अपवर्तनांक कैसे लिखाया जाएगा? हवा के लिए ए मान लेते हैं और पानी के लिए W मान लेते हैं। अगर कहा जाए पहला माध्यम पानी हो, दूसरा माध्यम कांच हो, ठीक है, तो इसको लिखेंगे WG। ठीक, यदि माध्यम 1 वायु हो, माध्यम 2 जल हो या पानी हो, तथा माध्यम 3 कांच हो, तब ये कैसे लिखा जाएगा? पहला माध्यम हवा है तो ए, दूसरा माध्यम जल W, फिर दूसरा माध्यम जल हुआ तो जल कांच, और तीसरा माध्यम कांच फिर वायु हो जाएगा तो ये Ga, और ये बराबर हो जाता है 1। ठीक है, तो यहाँ पर जल के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक होगा, जल के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक होगा ठीक है, ये बटा में आ जाएंगे, ये और ये बटा में आ जाएंगे। इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, यहाँ ध्यान देना, हमको वाटर एयर दोनों जगह कैंसिल करना था। ठीक है, तो ये जी जो ए आगे वाला जो जी होगा वही हमेशा ऊपर जाएगा, ए वाला ऊपर नहीं जाता है। ठीक है, तो इस बात का ध्यान देना, इस सूत्र पर ध्यान देना आप लोग। इस सूत्र को ध्यान देने से क्या होगा, इसमें कुछ प्रश्न आएंगे जो मैं आपको अगले वीडियो में मैं करा सकता हूँ। ठीक है, मिटा दे रहा हूँ। एक सवाल है, प्रकाश का आपतन कोण 90 डिग्री यानी साइन आई 90 डिग्री और अपवर्तन कोण 45 डिग्री है,
तो माध्यम का अपवर्तनांक कितना होगा, माध्यम का अपवर्तनांक कितना होगा। तो n बराबर साइन आई और ये होता है साइन आर। तो साइन आई बोला है 90 डिग्री और ये हो गया साइन आर जो है कितना बता रहा है 45 डिग्री। तो 90 डिग्री का मान आप जानते हैं 1 होता है और 45 का मान होता है 1 करनी में 2, तो ऊपर चला जाएगा करनी में 2, ठीक है। तो ये आंसर होगा इसका करनी में 2। तो इस टाइप के कुछ और भी क्वेश्चंस हैं, जैसे निर्वात के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक, निर्वात के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक 4/3 है और कांच का अपवर्तनांक 5/3 है। तो कांच के सापेक्ष पानी का अपवर्तनांक कितना होगा, कांच के सापेक्ष पानी का अपवर्तनांक कितना होगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन हम कई बार देख चुके हैं, ठीक है। तो आइए इसको बनाते हैं। सवाल आपने सुन लिया होगा, ठीक है। तो हमें जल का अपवर्तनांक मालूम है 4/3 और हमें यह मालूम है कांच का अपवर्तनांक 3/2। तो बोला है कांच के सापेक्ष पानी का, कांच के सापेक्ष, तो कांच के सापेक्ष ना, तो ये पहले जाएगा, यह पहले जाएगा और ये बाद, कांच के सापेक्ष पानी का, ठीक है। तो इसको हम लिख सकते हैं, बताया था ना, ये जो होता है ऊपर जाता है म्यू, ये डब्लू लिखेगा, म्यू यहाँ जी लिखेगा। तो यहाँ डब्लू जो है 4/3 है और ये है 3/2, तो ये हो जाएगा 4/3 गुणते 2/3 यानी 8/9। तो इसका आंसर आएगा 8/9, ठीक है। इसका आंसर आएगा 8/9। अच्छा, और लास्ट टॉपिक है प्रकाश के अपवर्तन के कारण घटने वाली घटनाएं। प्रकाश के अपवर्तन के कारण घटने वाली घटनाएं, तो कुछ दैनिक घटनाएं जो होती हैं प्रकाश के अपवर्तन के कारण घटती हैं, तो ये हम अगले टॉपिक में आपको कवर कर देंगे। समय बहुत कम बचा है, ठीक है। मेरा वीडियो जो होता है नियर अबाउट 28-29 मिनट या 30 मिनट का होता है, ठीक है। तो ये टॉपिक हम अगले टॉपिक में कवर करेंगे, अगले वीडियो में कवर करेंगे। और जो भी इसमें आपको राय हो कमेंट सेशन में जाकर आप दे सकते हैं। अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लग रहा हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिए और अपने मित्रों से कहिए कि वो हमारे चैनल पर आएँ, लाइक करें और सब्सक्राइब भी करें, ठीक है। और आप लोगों का लाइक और व्यू बहुत कम मिल रहा है। मैंने इसके पहले जो वीडियो बनाया था वह वीडियो जो है लगभग उसमें व्यू बहुत कम मिला, आप खुद जाकर देख सकते हैं, ठीक है। तो व्यू रहता है तो फिर अगला वीडियो बनाने का इच्छा भी करता है। तो मैं आपसे यही कहूँगा कि आप वीडियो को देखा करें। अगर कोई कमियां आ रही हैं तो कमेंट सेक्शन में जाकर ज़रूर बताएं, मैं और बेहतर से बेहतर करने की कोशिश करूंगा। तब तक के लिए मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।